जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के अंदर हम लोगों ने जो किया है आपकी व्यवसायिक डांस पढ़ लिए थे, उसके बाद में हम लोगों ने धार्मिक नृत्य पढ़ लिए थे, और अब जो हम लोग बात कर रहे थे आपके जनजातीय नृत्य ट्राइब्स डांस के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ट्राइब्स डांस के अंदर हम लोगों ने भीलों के नृत्य पढ़ रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने डामोर, कथोड़ी, गरासिया, सहरिया जनजाति के नृत्य पढ़ लिए थे। अब हम लोग बात कर रहे थे भीलू के नृत्य। इसकी एक ट्रिक पढ़ी थी हम लोगों ने, जो है कौन सी ट्रिक पढ़ी थी कि भीलू की गौरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी। और उसके बाद में हम लोगों ने 6 नृत्य अलग से पढ़े थे, जिसके अंदर कौन कौन से पढ़े थे? पाली नोच, साध नृत्य, गोसाई नृत्य और नेजा खेल नृत्य, तारिया नृत्य और मुंद्री नृत्य इत्यादि नृत्यों पर हम लोगों ने बात करी थी। दोस्तों, कौन कौन से नृत्य इसके अंदर प्रश्न एक समय पूछा जाता है इसके अंदर कि कौन सा नृत्य महिलाएं करती है, कौन सा पुरुष करते हैं और कौन सा युगल नृत्य है। दोस्तों, तो महिलाएं जो नृत्य करती है इसके अंदर एक है, सबसे एक नृत्य है खाली महिलाओं के लिए, घूमरा नृत्य। दोस्तों, कौन सा? घूमरा नृत्य महिलाएं करती है। और बाकी जो है 4 नृत्य जो है कि आपके पुरुष करते हैं। कौन कौन से 4 नृत्य है? एक था युद्ध नृत्य। कौन सा? युद्ध नृत्य। दूसरा है आपका हाथी मन्ना। दोस्तों, हाथी मन्ना नृत्य। तीसरा आपका घेर नृत्य। ठीक है, हाथी मन्ना, घेर, और जो है कि हाथी मन्ना, घेर, युद्ध और गौरी। कौन सा? गौरी। ये चारों ही नृत्य खाली पुरुष करते हैं। बाकी जितने भी बचे हुए नृत्य है वो सारे के सारे कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो ये थे आपके कुछ नृत्य है। अब बात करते हैं, हम लोगों ने कल भी एक नृत्य की बात करी थी, गौरी नृत्य की विस्तार से बात कर रही थी। अब हम लोग बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट नृत्य है वो है आपका नेजा या खेल नृत्य। कौन सा? नेजा या इसी को कहते हैं दोस्तों खेल। नेजा या खेल नृत्य कब आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है आपकी होली पर। होली के अवसर पर आयोजित होने वाला एक नृत्य है। होली के अवसर पर आयोजित होने वाला एक युगल नृत्य भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या दोस्तों? इसके अंदर क्या होता है कि होली का जो अवसर होता है उस पे क्या होता है कि एक पेड़ है। दोस्तों, ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है। होली के अवसर पर एक पेड़ लगाया दिया जाता है, खेजड़ी का पेड़। दोस्तों, उस खेजड़ी के पेड़ के चारों तरफ, उस खेजड़ी के पेड़ के चारों तरफ एक ऐसे महिलाएं, यहाँ कौन है? महिला है। महिलाएं गोला बनाकर खड़ी हो जाती है उस पेड़ के चारों तरफ। पहले खेजड़ी का पेड़ होगा, उसको रोपा जाएगा, और उसका रोपण करने के बाद में उसके ऊपर एक नारियल रख दिया जाएगा। क्या है? नारियल है, श्रीफल। नारियल रख दिया जाएगा इसके ऊपर, और उसके चारों तरफ जो है छोटी छोटी लकड़ियां भी और डाल देंगे यहाँ पे आसपास में, और उसके चारों तरफ जो महिलाएं जो है वो गोला बनाकर खड़ी हो जाएगी। चारों तरफ महिलाएं गोला बनाकर खड़ी हो जाएगी। उसके बाद में इसके चारों तरफ, उन महिलाओं के चारों तरफ जो है कि एक गोला और बनाएंगे, जिसके अंदर कौन होंगे? आपके पुरुष होंगे। इसके चारों तरफ, और महिलाएं हाथ में कोड़ा जानते होंगे, मुझे जहां तक पता कोड़ा हमारा होली भी होती थी राजस्थान के अंदर। तो कोड़ा हाथ में लेकर के, कोड़ा या लकड़ी कुछ भी हाथ में लेकर के खड़ी हो जाएगी। क्या होगा इसके अंदर? एक महिला आएगी और इस यहाँ पर आग लगा देगी। आग लगाने पे खींचड़ी जो है जलने लग जाएगी, और खींचड़ी के ऊपर रखा हुआ नारियल भी जलने लगेगा। बाहर जो पुरुष खड़े हैं, ये पुरुष आकर के इस नारियल को लेने आएंगे। ये जो पुरुष है बाहर जो खड़े हैं लाइन लगा करके, गोला बनाकर वृत्ताकार लाइन में खड़े हैं, ये आपका नारियल है इसको लेने के लिए आएंगे, और ये महिलाएं इस नारियल को लेने से रोकेगी। ठीक है, महिलाएं क्या करेगी? इस नारियल को लेने से रोकेगी, और रोकने के लिए वो कोड़े मारेगी, लकड़ी होगी तो उससे वार करेगी उनके ऊपर। फिर भी मान के चलो कोई लकड़ी के मारने से या कोड़े के मारने से रुक जाएगा। मान के चलो आपके जैसा एक वीर योद्धा है, बहुत ही साहसी है, निडर है, और जो है कि वो आकर के इस नारियल को अंदर कैसे भी करके यहां से अंदर घुस जाता है। अंदर घुस गया है, घुसने के बाद में वो कैसे भी करना, आग लगी है, आग से वो भी जल जाता है, तो वो डरेगा पहले तो, और पीछे से आपका जो है कि महिलाएं कोड़े मार रही होगी पीछे से महिलाएं कोड़े मार रही होगी। अब वो क्या करे? हो सकता है वो बाहर भी आ जाए, लेकिन वो नहीं आता। वो आपकी तरह होता है और बहुत ही निडर होता है। क्या करता है वो? इस नारियल को कैसे ना कैसे उस नारियल को लेकर निकाल कर बाहर लेके आ जाता है, और भाई जो है कि नारियल को बाहर निकाल के लेके आ गया। आज पूरे गांव में भाई की चर्चा होगी। भाई को लोग जो है कि कंधों पर उठा लेंगे, डांस करेंगे, डीजे लगाएंगे, और जो भाई का जश्न मनाएंगे, क्योंकि भाई ने क्या किया? आज नारियल लेकर के आ गए। अब होगा क्या इस नारियल लाने से?
क्यों फोकट के अंदर ही क्यों आग के अंदर लड़ रहा है, क्यों महिलाएं कोड़े मार रही है, इससे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस उपलब्धि को हासिल कर लिया, मतलब उसने। फिर एक शर्त रहती है इस नृत्य के दौरान, शर्त यह रहती है कि जो भी इस नृत्य के अंदर जो आपका ये गोले को पार करके, महिला के जो वृत्ताकार घोड़ा है इसको पार करके कोड़े खा खुला के, और जो इस नारियल को जो लेके आ जाएगा वो अपनी मनपसंद लड़की से शादी करेगा। मनपसंद लड़की कैसे, वो कह देगा अगर मैं उस महिला से शादी करना चाहता हूँ वो उससे शादी करेगा। ये इस नृत्य का एक रिवाज है दोस्तों। किसमें होता है, तो भीलू के अंदर होता है। नेजा या खेल नृत्य कब आयोजित होता है, होली पर आयोजित होता है। मनपसंद लड़की से शादी करेगा, और जो इसके अंदर क्या है कि महिलाएं कोड़े मारेंगी। मान लो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह नृत्य जिसमें महिलाएं पुरुषों पर कोड़े बरसाती है, तो वो कौन सा नृत्य आपका, नेजा या खेल नृत्य। यह दोस्तों इस नृत्य के अंदर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो नृत्य है आपका, ये तो हो गया आपका नेजा या खेल नृत्य। दूसरा नृत्य है, तीसरा नृत्य आपका दोस्तों युद्ध नृत्य। कौन सा, युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य, इस नृत्य के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने एक नृत्य पढ़ा था दोस्तों, रायन नृत्य। किसके अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, ग्रासिया जनजाति के अंदर रायन नृत्य पढ़ा था दोस्तों। रायन कौन सा, ये दोस्तों ग्रासिया जनजाति का मैं इधर से अलग से लिख रहा हूं, रायन नृत्य। इस नृत्य के अंदर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा वहां पर नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी, क्योंकि आगे भी सेम नृत्य भीलू का और रायन नृत्य इसके ग्रासियों का दोनों ही सेम नृत्य है। क्या होता है, पहले रायन नृत्य की बात कर लेते हैं। रायन नृत्य के अंदर होता है क्या है कि ग्रासिया पुरुषों के द्वारा, ग्रासिया पुरुषों के द्वारा, रायन से रण समझ लीजिए आप, रण रायन, तो ग्रासिया पुरुषों के द्वारा अपनी वीरता का, मतलब इसके अंदर क्या हो, युद्ध कौशल का प्रदर्शन होगा इसके अंदर। वो ऐसे ही वही युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। और क्या करेंगे प्रदर्शन के अंदर, तलवार से लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे पर वार करेंगे, और तलवार को गले तक लेके आएंगे लेकिन गला नहीं काटेंगे। बस वो ऐसे प्रदर्शन करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं वो प्रैक्टिस करके कि जो है कि ग्रासियाओं ने जो है कि आपके हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं, ऐसा प्रदर्शन करते हैं वो। और जो कि इससे क्या होता है, इस नृत्य से ग्रासियाओं की वीरता एवं शौर्य का प्रतीक, यह नृत्य क्या है, तो ग्रासियाओं की वीरता एवं शौर्य का प्रतीक है आपका रायन नृत्य। सेम वैसे का वैसे ही युद्ध नृत्य क्या होता है, युद्ध नृत्य यह भीलू की वीरता एवं शौर्य का प्रतीक है। इसमें भी वैसे ही नृत्य करके बताया जाता है, और इसके साथ में एक रणघोष दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, फायरे 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 फायरे। यह रणघोष नृत्य करते समय दिया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था फतेह फतेह, वो जसनाथ जी की आराधना में अग्नि नृत्य के समय जो रणघोष दिया जाता है, नारा दिया जाता है, उसे फतेह फतेह कहते हैं। और युद्ध नृत्य के दौरान भील जनजाति के द्वारा जो रणघोष दिया जाता है, जो नारा दिया जाता है, उसे फायरे फायरे कहते हैं। रायन नृत्य आप अगर चाहो तो वहां लिखो, लेकिन इससे कुछ लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ग्रासिया जनजाति के द्वारा जो है कि आपका वीरता एवं शौर्य का प्रतीक है, और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते समय नृत्य किया जाता है। युद्ध नृत्य से वैसे के वैसे हो गया। नेक्स्ट जो आपका नृत्य है, तीसरा जो नृत्य है आपका, चौथा नृत्य है, वो है हाथी मन्ना नृत्य। चलो ठीक, इसको लिख लेते पहले, हाथी मन्ना। हाथी मन्ना, हाथी मन्ना नृत्य किसका है, तो भीलू का है। हाथी मन्ना नृत्य के अनुसार सेम समरूप नृत्य है आपका मौर्या नृत्य। कौन सा है, मौर्या। मौर्या नृत्य किसमें होता है, ग्रासियों में होता है। मौर्या नृत्य और हाथी मन्ना नृत्य सेम है। क्या होता है, पहले मौर्या नृत्य की बात करते हैं। मौर्या नृत्य के अंदर होता है दोस्तों कि विवाह के अवसर पर या विनायक स्थापना के बाद में, विनायक जो स्थापना हो जाएगी, विनायक स्थापना कब होती है, विवाह के अवसर पर होती है। तो विवाह के अवसर पर या विनायक स्थापना के बाद में ग्रासिया पुरुषों के द्वारा एक हाथ में तलवार लेकर के घुटनों के बल बैठ करके यह नृत्य किया जाता है। कौन सा, मौर्या नृत्य। ग्रासिया पुरुषों के द्वारा एक हाथ में तलवार लेकर के घुटनों के बल बैठकर जो नृत्य किया जाता है वो है आपका मौर्या नृत्य। सेम वही है हाथी मन्ना नृत्य के अंदर कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा विवाह, ये भी पुरुष नृत्य, इसमें भी केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, और यह भी केवल पुरुषों का ही नृत्य है। रायन नृत्य भी पुरुषों का ही है, और युद्ध नृत्य भी केवल पुरुषों का ही है, सिंगल पुरुष, बस महिलाएं इसके अंदर भाग नहीं लेती है। तो हाथी मन्ना में क्या होगा, तो विवाह के अवसर पर आपके भील पुरुषों के द्वारा
जो है कि एक हाथ में तलवार लेकर के घुटनों के बल बैठ करके जो नृत्य किया जाता है वो है आपका हाथी मन्ना नृत्य है दोस्तों। कौन सा नृत्य है? हाथी मन्ना नृत्य है। तो ये था आपका हाथी मन्ना नृत्य। फिर जो नेक्स्ट जो नृत्य है वो है आपका द्विचक्रीय नृत्य। कौन सा? द्विचक्रीय नृत्य। द्विचक्रीय नृत्य, यह नृत्य भी सेम वैसा ही है जैसे आपके कूद नृत्य पढ़ा था हम लोगों ने ग्रासियाम में। कूद, कौन सा नृत्य पढ़ा था? कूद नृत्य। कूद नृत्य के अंदर भी मैंने वहां विस्तार से नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? कि सेम वही ऐसा ऐसा ही यहाँ पर भी है। आप खाली इनके नृत्य को याद रख के रानी नृत्य लिख सकते हो, मोरिया कूद नृत्य इनके साथ में लिख सकते हो कि सेम वैसा ही नृत्य उसके अंदर भी किया जाता है ग्रासियों के अंदर। तो डबल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। द्विचक्रीय नृत्य क्या होता है? इस नृत्य के अंदर हम लोगों ने कूद नृत्य पढ़ा था, वहां विस्तार से नहीं बताया था, तो अब बता देता हूं कि कूद नृत्य के अंदर होता क्या है। कूद नृत्य में क्या होगा कि महिलाएं खाली ऐसे एक पंक्ति में महिलाएं खड़ी हैं, एक पंक्ति में पुरुष खड़े हैं। महिलाएं खड़ी एक पंक्ति में, एक पंक्ति में पुरुष खड़े हैं। तो अब वो क्या करेंगे? पुरुष इधर से ताली बजाएंगे तो महिलाएं डांस करेगी, और महिलाएं इधर से ताली बजाएंगे तो पुरुष नृत्य करेंगे। ठीक है, ताली बजाने पर जो नृत्य किया जाता है वो कूद नृत्य है। एक पंक्ति में महिलाएं खड़ी है, एक पंक्ति में पुरुष खड़े हैं। सेम वैसे ही क्या होगा इसके अंदर? थोड़ा चेंज है इसके अंदर, दो गोले बनाए जाएंगे ऐसे, ये ऐसे दो गोले। एक गोले अंदर खड़ी होंगी महिलाएं, कौन? महिलाएं, और बाहर खड़े होंगे आपके पुरुष। अंदर महिलाएं खड़ी है, बाहर पुरुष खड़े हैं। महिलाएं गीत गाएंगी और पुरुष नाचेंगे। महिलाएं गीत गाएंगी और पुरुष नाचेंगे। मेरे खास मित्र है, बहुत ही खास है, वो क्या करता है, उसको एक बार ऐसे कैसे सेम मतलब नृत्य करने के लिए ले जाया गया और कहीं बाहर दूसरे गांव के अंदर, वहां उनको बताया गया कि भाई आपको जो है कि डीजे के ऊपर डांस करना है, और कोई प्रोग्राम था, ऐसे फेस्टिवल था, उसके अंदर आपको प्रोग्राम डांस करना है। उसने क्या किया, वहां जाने के बाद में डीजे की व्यवस्था थी नहीं, तो उसने क्या किया कि जो टीचर्स वगैरह थे उन्होंने कहा कि भाई आपको खुद ही गाना है और खुद ही नाचना है। मतलब ब्रज किलित और मकबूलियत, मतलब कि आपको स्वयं गाना और स्वयं ही नाचना है। जैसे आप ये गुलाबो सपेरा जो एकमात्र नृत्यांगना है अपने राजस्थान की, जो स्वयं ही गाती है और स्वयं ही नाचती है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर गाएंगी महिलाएं और नाचेंगे पुरुष, फिर गाएंगे पुरुष और नाचेंगी महिलाएं। तो ये सेम नृत्य द्विचक्रीय, इसमें ताली बजाई जाती है, इसमें जो है कि आपका गाना गाया जाता है। इसके अंदर जो है कि आपके लाइना इस ऐसे लाइन में खड़ी रहेंगी महिलाएं और पुरुष, इसमें गोल वृत्ताकार घेरे में खड़े होकर के इस नृत्य को किया जाएगा। द्विचक्रीय, दो चक्कर, एक चक्रीय और दूसरा चक्कर ये आपका। ठीक है, तो ये था आपका द्विचक्रीय नृत्य दोस्तों। इसके साथ में ही आपके भील जनजाति के नृत्यों का यहाँ पर विधि विधान से समापन होता है दोस्तों। अब जो हम लोग नेक्स्ट जो नृत्य है आपके, कौन सी जनजाति की बात कर लेते हैं? मीना। सबसे लास्ट जनजाति बची है आपकी मीना जनजाति दोस्तों। मीना जनजाति के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। मीना जनजाति दोस्तों, इसके अंदर दो वर्ग होते हैं आपके, कौन से? मीना जनजाति, नंबर डाल लीजिए आप, मीना जनजाति, मीना जनजाति के नृत्य, मीना जनजाति के नृत्य दोस्तों। इस मीना जनजाति के अंदर दो वर्ग होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है जमींदार, एक तो कौन सा होता है? जमींदार, और दूसरा होता है आपका चौकीदार। कौन सा? चौकीदार दोस्तों। जमींदार और चौकीदार। मीना जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? 43 लाख दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार मीना जनजाति की जनसंख्या 43 लाख है। सर्वाधिक कहां निवास करती है? तो ये सर्वाधिक निवास करती है दोस्तों जयपुर, जो कि अभी ऑफिशियल डाटा आया नहीं है अभी तक, तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए ये जो जनसंख्या निवास करती है आपके सर्वाधिक जयपुर में करती है। अब जयपुर के अंदर कहाँ, मतलब जयपुर सिटी या जयपुर ग्रामीण या कोटपुतली, बहरोड, बेराट, इधर कहाँ चला गया है, कहाँ पर दुद्दू, कहाँ पर निवास करती है सर्वाधिक, इसका अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी तक इसका ऑफिशियल डाटा पूरे आंकड़े आए नहीं सही तरीके से। ठीक है, तो अभी खाली इतना याद रख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है मीना जनजाति की? तो जयपुर में। हालांकि अगर आप एनसीईआरटी की इनकी बुक्स के अंदर पढ़ोगे तो उसमें तो उदयपुर दे रखा है, लेकिन वो मिस प्रिंट हुआ, सरासर गलत है। उसके अंदर जो मीना जनजाति सर्वाधिक निवास करती है वो आप कहाँ करती है? जयपुर जिले के अंदर करती है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग, दो वर्ग है मीना जनजाति के, जमींदार और चौकीदार। मैं आपसे पूछूं जी कब ये वर्ग दोनों, हालांकि ये नृत्य से संबंधित है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं इनके बारे में कि मीना जो वर्ग है आपका, मीना और जमींदार और चौकीदार जो वर्ग है, यह कब मतलब
पहले जमींदार वर्ग आया कि चौकीदार वर्ग आया? आपसे एक सीधा सा प्रश्न है ये। तो दोस्तों पहले बात कर लेता हूं, जमींदार वर्ग पहले आया। कैसे पहले आया? बात क्या होती है कि एक अपने लोगों ने एक राजा पढ़ा था सोढ़ा सिंह, जो कि नरवर एमपी का राजा था। नरवर एमपी के राजा के पुत्र था एक, जिसका नाम था आपके दुल्हे राय। दुल्हे राय पुत्र था। होता क्या कि सोढ़ा सिंह ने अपने पुत्र को राजा न बना करके अपने भाई को राजा बनाने की मांग कर दी। उसने कहा कि भाई जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो दुल्हे राय को कहा भाई तू ना होकर के मेरा उत्तराधिकारी होगा मेरा भाई। हालांकि राजवंशों में नियम था कि जो है कि राजा के बाद उसका बड़ा पुत्र उसका बेटा राजकुमार बनेगा, लेकिन सोढ़ा सिंह ने मना कर दिया कि मेरे बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो होगा मेरा भाई, अपना जो उसका भाई है दुल्हे राय, चाचा दुल्हे राय का। ठीक है, तो दुल्हे राय इस बात से नाराज होकर के दुल्हे राय व उसकी माता दोनों जो है कि आपके कहां आ जाती है? आपके मांची वाले क्षेत्र में आ जाती है, जहां मीणाओं का शासन था जयपुर की तरफ। ठीक बात है। यहां आने के बाद में वहां का एक राजा था, उस राजा जो वहां पे क्या कोई प्रोग्राम था, घर पे कोई प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम के दौरान दुल्हे राय ने आकर के उनके ऊपर अटैक कर दिया, मीणाओं के ऊपर अटैक करके। हालांकि पूरी बात शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरी बात बहुत बड़ी है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो उसमें क्या कहता है, दुल्हे राय उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनको हरा करके वहां पर शासन करने लग जाता है। और धीरे धीरे उसका दुल्हे राय का पुत्र जाता है कोकिल देव। दुल्हे राय की मृत्यु हो जाती है, दुल्हे राय के बाद में कोकिल देव आता है। कोकिल देव ने क्या किया, मांची, जोटवाड़ा और जो है कि आपके जयपुर के आसपास के आमेर वाला क्षेत्र सबके ऊपर उसने शासन कर लिया। और जब शासन कर लिया तो यहाँ पर कौन जाति निवास करती थी? मीणा जनजाति। पूरे क्षेत्र में मीणाओं का बाहुल्य क्षेत्र था, तो मीणा जनजाति ने आपका किसका विरोध किया था? दुल्हे राय का, कोकिल देव का विरोध किया। कोकिल देव का विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया, सारी मीणा जनजाति इकट्ठी हो गई और जो है कि उसका विरोध करते हैं। तो कोकिल देव ने कहा कि भाई चलो ठीक है, आपस में सुलह कर लेते हैं। क्या करते हैं सुलह? तो सुलह में ये कर रहे हैं कि भाई आप जो है कि जमींदार, मतलब कि आप क्या करो कि जमीनों का कार्य जो है सब आपके हाथों में ले लो। मीणाओं को कहा गया आप जमीन ले लो, खेती वगैरह करो, इसके अंदर सारी जमीनें आपकी होगी। और जमीनों को मतलब क्योंकि मीणा वर्ग था तो मीणा के अलावा दूसरा भी तो वर्ग रहेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जमीनों का जितना भी ठेका सब आपके पास में रखो। ठीक है, लोगों से कृषि करवाओ, खेती करवाओ, जो भी ब्याज वगैरह आएगा, आपका कर वगैरह आएगा, सब आपके पास में रखो, ऐसा बताया गया इसमें। कोकिल देव ने ऐसी बात कही जमींदार मतलब पूरे मीणा वर्ग को। तो अभी इससे आधे मीणा तो संतुष्ट हो गए कि हाँ ठीक है ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जो आधे मीणा इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आधे मीणा जो भी संतुष्ट हुए, वो जो जमीन का काम करने लग गए थे, वो तो हो गए आपके जमींदार। क्या हो गए? जमींदार। और जो आधे मीणा थे जो संतुष्ट नहीं है, वो वापस पुनः विरोध के अंदर लगे हुए तो आगे फिर आया कि क्या हुआ, वापस इनके अंदर जो है कि सुलह होती है और जो आपसी जो राजीनामा होता है उसके अंदर क्या होता है, आधे जो जमींदार है और आधों को कहा गया कि जो आप है हमारे जो आमेर की सेना है इसके अंदर आप शामिल हो जाओ, आमेर की सुरक्षा का जितना भी भार है वो सब आपके ऊपर रहेगा। तो फिर जो है कि मीणा खुश हो जाते हैं इस बात से। और जो आधे मीणा होते हैं वो चौकीदार, मतलब जो सुरक्षा का रक्षा का जो कार्य करेगा वो चौकीदार मीणा के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ग विकसित हुआ था? इनके अंदर आया था जमींदार वर्ग, और फिर आया चौकीदार वर्ग। दोस्तों अब बात करते हैं मीणा जनजाति के अंदर कौन कौन से नृत्य होते हैं। हालांकि मीणा जनजाति में अब कोई ऐसा नृत्य खास है नहीं, जो भीलू के जो नृत्य है वही मीणाओं के सेम नृत्य है, लेकिन फिर भी दो एक नृत्य इसके अंदर है। एक तो है आपका रसिया नृत्य। कौन सा नृत्य? रसिया। एक तो है आपका रसिया नृत्य दोस्तों, और एक है इसी का नेजा या खेल नृत्य। दोस्तों कौन सा? नेजा या खेल। ये दो ही नृत्य है इसके अंदर। अब इसके अंदर लिखाओं में मैं क्या ही आपको कुछ खास है नहीं। रसिया नृत्य में खाली एक बात याद रख लेना आप कि यह नृत्य जो है आपका विवाह के अवसर पर कब आयोजित होता है दोस्तों? तो खुशी या मतलब खुशी के अवसर पर लिख दो, विवाह भी क्या है, तो खुशी के अवसर पर आयोजित होने वाला एक महिलाओं का नृत्य। दोस्तों कौन सा नृत्य है? महिला का नृत्य है, महिला करेंगी ये नृत्य। और कब आयोजित होता है? तो खुशी के अवसर पर आयोजित होता है। और नेजा नृत्य यह युगल नृत्य है। कौन सा? युगल नृत्य है। युगल नृत्य है जो कि आपके कब आयोजित होता है? तो इसका कोई आयोजित होने का कोई ठेका नहीं, कोई किसी भी कभी भी आयोजित होता है, लेकिन मतलब बस इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। रसिया नृत्य महिलाओं का है, हालांकि इनके दोनों भीलू और जो मीणाओं के जो सेम नृत्य है, और वर्तमान में ऐसा कोई खास नृत्य इसके अंदर होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये मीणा जनजाति की छोटी सी बातें हैं, इनको ध्यान रखना। और इसी के साथ में आपके जनजाति के जो नृत्य है उनका विधि विधान से समापन होता है यहाँ पर।
अब दोस्तों एक जाति है कालबेलिया, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कौन सी जाति है? कालबेलिया दोस्तों, कालबेलिया जाति दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, कालबेलिया जाति के ऊपर। दोस्तों कालबेलिया जो जाति है आपकी, कालबेलिया, कालबेलिया जाति दोस्तों, यह जाति सर्वाधिक कहां निवास करती है? तो यह सर्वाधिक निवास करती है आपके अजमेर में। हालांकि कालबेलिया पूरे ही सभी जगह निवास करती है दोस्तों, लेकिन विशेष रूप से कहां निवास करती है ये? तो यह आपके कहां करती है? अजमेर की साइड दोस्तों। इसके अंदर कौन कौन से नृत्य पढ़ेंगे हम? तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों शंकरिया नृत्य। कौन सा? शंकरिया नृत्य। पहला जो नृत्य पढ़ेंगे वो है आपका शंकरिया, शंकरिया नृत्य दोस्तों। शंकरिया नृत्य होता है क्या इस नृत्य के अंदर? तो शंकरिया नृत्य के अंदर क्या होता है दोस्तों? यह प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। किस पर आधारित है दोस्तों? तो प्रेम कथा पर आधारित है, एक युगल नृत्य है दोस्तों। प्रेम कथा पर, कालबेलिया जनजाति में युगल नृत्य है, प्रेम कथा पर आधारित है। किसकी प्रेम कथा दोस्तों? छोटी सी कथा सुन लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है, एक सपेरा और सपेरन नृत्य है। कौन होता है? एक सपेरा और सपेरन। क्या होता है? सपेरा सपेरन से प्रेम करता है दोस्तों, एक दूसरे गांव में जाता है, वो सपेरन से प्रेम हो जाता है, और सपेरा क्या करता है? उस सपेरन को जाके बोलता है कि विल यू मैरी मी? तो सपेरन कहती है कि सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, बल्कि हल्का हल्का प्रेम जो है कि आपकी सपेरन भी करती थी। इस बात का सदमा लग जाता है सपेरे को, और सपेरा जो है कि गांव से दौड़ा जाता है, बाहर गांव के बाहर तालाब है, वहां जाकर के तालाब के किनारे बैठ जाता है। तालाब के किनारे बैठा है सपेरा, और जो सपेरन अपने घर पे है। सपेरा तालाब के किनारे बैठा है, वहां पर जो है कि मंद मंद हवाएं चल रही है, थोड़ा जो है कि गर्मी का भी मौसम है, लेकिन तालाब के किनारे बैठा तो हवाएं ठंडी आ रही है, ठंडी हवाएं आ रही है, और जो है गर्मी ऊपर से पड़ रही है, तालाब के किनारे बैठा है, और जो इधर हवाएं चल रही है। इधर से क्या होता है, गर्मी का समय था चूंकि, तो आपको पता है कि सांप कब बाहर निकलते हैं? गर्मी के समय निकलते हैं कि सर्दी के समय? जब गर्मी का टाइम होगा, वो जो धरती है अंदर से तपती है, तो वहां उस समय सांप जो गिरा होते हैं, सांप वगैरह जो नेवले होते हैं, सब बाहर निकलते हैं। तो सांप बाहर निकला धरती से, और निकल करके आपके जो सपेरा था उसको डस लेता है। सांप जो है कि आपके सपेरे को काट लेता है, और जिससे सपेरे को सांप ने काटा, और सपेरा तो वहीं बेहोश हो गया। और सपेरा बेहोश होते ही इस बात की खबर मिलती है पूरे गांव में। गांव में खबर मिलती है कि सपेरे को नाग ने काट लिया है, और जब सपेरे को नाग ने काटा तो सपेरा बेहोश हो गया, और इस बात की सूचना किसको मिल जाती है? सपेरन को। सपेरन को भी सूचना मिलती है कि हाँ, हमारा जो सपेरा वो क्या हो गया? बेहोश हो गया। क्या करेगी सपेरन? मान के चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, क्या करेगी सपेरन? क्या इस बात की खबर सुन करके सपेरन खुश होगी, या फिर जो है कि दुखी होगी, या काट लिया होगा? तीसरा, पहला ऑप्शन तो क्या है? खुश होगी। सेकंड क्या है? दुखी होगी। तीसरा क्या है? उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और चौथा है थोड़ी खुशी थोड़ा गम। क्या लगता है आपको? तो दोस्तों सपेरन क्या करती है? दुखी होती है, और वहां से जो है कि दौड़ी दौड़ी आती है तालाब के किनारे, और सपेरे को जहां नाग ने काटा था उस जगह पर आकर के उस जहर को चूस कर बाहर निकाल देती है। जैसे ही उस जहर को चूस करके बाहर निकालती है, तो सपेरा आंखें खोल देता है, बेहोशी की मुद्रा से खुल जाती है, उसकी बेहोशी की मुद्रा होती है, वो निकल जाती है, बाहर निकल जाता है बेहोशी से, और जो है कि सामने देखता है कि सपेरन बैठी है। सपेरन बैठी है, तो जो आपका सपेरा वो स्माइल लेता है, और फिर से कहता है कि विल यू मैरी मी? तो सपेरन कहती है कि नहीं। शीशे में शक्ल देखी है कि ऐसी बात जो है कि सपेरन नहीं कहती है। शीशे में शक्ल देखी है कि आपने, तो ऐसी बात सपेरन नहीं कहती, और सपेरन कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ऐसा कहती है। तो सपेरा है जो उसका इस बात को सुन करके दिल टूट जाता है, और एक बार दिल टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार दिल टूट गया, मतलब अब सपेरा उस बात को सहन नहीं कर पा रहा है, और सहन नहीं कर पा रहा तो उसका हृदयाघात हो जाता है, और सपेरा उस वियोग में वहीं तड़प तड़प के मर जाता है। हार्ट अटैक आ जाता है उसको, और सपेरा जो कौन सा वासी हो जाता है? स्वर्गवासी हो जाता है। इस बात का जब सपेरन को पता चल गया कि सपेरा तो स्वर्गवासी हो गया, तो थोड़े ही दिनों में सपेरन भी है जो कि उसके वियोग में जो है अपने प्राणों को त्याग देती है। तो दोस्तों ये था सपेरा और सपेरन की कहानी, और ये शंकरिया नृत्य उसी के ऊपर आधारित है।
तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो कि जो है कि कालबेलिया जाति का एक युगल नृत्य है। कौन सा? एक युगल नृत्य है, कालबेलिया जाति का युगल नृत्य है दोस्तों, युगल नृत्य है। और जो है कि किसके आधारित? यह प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है दोस्तों, प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है दोस्तों। यह नृत्य जब होता है तब ये प्रेम कथाएं बताई जाती है, उसके ऐसे स्टैंड किए जाते हैं ताकि उसके प्रेम कथा का इसके अंदर जो है कि प्रसंग या दर्पण दिखाई दे। नेक्स्ट जो नृत्य है आपका वो है बागड़िया नृत्य दोस्तों। कौन सा? बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य दोस्तों। बागड़िया नृत्य के अंदर होता क्या है? इस नृत्य के अंदर दोस्तों आपके जो कालबेलिया जाति की जो महिलाएं होती है और छोटे बच्चे होते हैं वह अपने कौशल का प्रदर्शन, आपने देखा होगा आपके बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर आप जब ट्रेन से यात्रा करते हो तब पीछे के 2 डब्बे आगे के 2 डब्बे में यात्रा करते हो और उस दौरान क्या होता होगा, एक बच्चा होता छोटा, एक महिलाएं होती है, 1-2 महिलाएं होती साथ में, एक छोटा बच्चा होता है, वो आपके सामने अच्छे से अच्छा स्टैंड करता है, अपने कौशल का, अपनी स्किल का जो है कि वो आपके सामने प्रदर्शन करेगा और बदले में आपसे कुछ पैसे मांगेगा। मतलब एनसीईआरटी की बुक में तो ऐसा लिखा है कि कालबेलिया महिला और बच्चों के द्वारा अपना जो क्या है कि भीख मांगती है वो ऐसा। तो दोस्तों भीख मांगना उसको नहीं कहेंगे, मुझे लगता है कि ये शब्द बहुत ही गलत यूज किया गया उनके लिए, क्योंकि वो भीख नहीं मांगती आपके सामने, वो पहले अपने स्किल को प्रदर्शित करेगी। छोटे बच्चे होंगे वो आपके मान लो गोला कुछ एक साइकिल की रिंग जैसे होती है उसके अंदर से बाहर निकलेंगे, वापस उसको निकालेंगे, ऐसे कुछ स्टंट करेंगे, ऐसे नृत्य, ऐसा अपने स्किल को, कौशल को प्रदर्शन करेंगे आपके सामने, कौशल दिखाकर जो वो बदले में कुछ पैसों की मांग करते हैं आपके सामने। एक बार मांगेंगे, अगर आपने नहीं दिया तो आपके सामने से चले जाएंगे। वो भीख नहीं मांगते दोस्तों, अपने कौशल को, अपने स्किल को वो आपके सामने रखते हैं और उसके बदले में आपसे कुछ पैसा मांगते दोस्तों। तो वही है बागड़िया नृत्य। क्या है इसके अंदर कि कालबेलिया महिलाओं के व बच्चों के द्वारा अपने कौशल को दिखाकर, अपने कौशल को दिखाकर बदले में कुछ पैसों की मांग रखना, यह आपका बागड़िया नृत्य के अंदर आता है दोस्तों। नेक्स्ट जो नृत्य है, आपने कुछ नृत्य हम लोगों ने गीतों के अंदर पढ़ा था, अपने गीतों के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने इंडोनी। कौन सा? इंडोनी दोस्तों, इंडोनी। एक पढ़ा था हम लोगों ने जो कि पनिहारी। कौन सा? इंडोनी, पनिहारी। और एक हम लोगों ने कौन सा नृत्य पढ़ा था दोस्तों? बिछुड़ो। कौन सा? बिछुड़ो। इंडोनी, पनिहारी और जो है कि बिछुड़ा। दोस्तों इंडोनी नृत्य के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडोनी नृत्य के अंदर एक ऐसा नृत्य जिसके अंदर महिला की मेहनत का प्रदर्शन किया जाता हो, महिला की मेहनत प्रदर्शित होती है, वो है आपका कौन सा नृत्य है? इंडोनी नृत्य। पनिहारी नृत्य के अंदर, पनिहारी, हम पहले गीतों की बात कर रहा हूं, पनिहारी गीत के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वह नृत्य जिसके अंदर महिला को पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का जो संदेश देता वो आपका कौन सा देता है? पनिहारी गीत देता। आपको याद होकर दोस्तों तो हम लोगों ने ये पढ़ा था बिछुड़ा। बिछुड़ा गीत के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वह गीत जो एक हाड़ौती क्षेत्र में महिला को बिच्छू काटने के पश्चात वह अपने प्रियतम को दूसरा विवाह करने का संदेश किस गीत के माध्यम से देती है? तो वह आपका बिछुड़ा गीत के माध्यम से यह संदेश देती है। अब होता क्या दोस्तों इनके अंदर, इन गीतों के अंदर, जब जो है कि इंडोनी नृत्य किया जाएगा तब इंडोनी ही गीत चलाया जाएगा, पनिहारी नृत्य किया जाएगा तब पनिहारी गीत ही चलाया जाएगा, और बिछुड़ा जो है आपका नृत्य किया जाएगा उस समय बिछुड़ा गीत चलाया जाएगा। तो ये तीनों ही नृत्य है, तीनों ही गीतों पर आधारित है, इसलिए आपके तीनों नृत्य कालबेलियाओं के हो गए दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो गीत है दोस्तों वो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है आपका और जिसका नाम है कालबेलिया नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य है। अब आपको कालबेलिया नृत्यों के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूं। आपने अधिकांश ब्याह, बंदोरी, बारात, कालबेलिया ब्याह या बारात के अंदर जो है कि आपने नृत्य देखा होगा। कौन सा नृत्य देखा होगा? कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य देखा होगा दोस्तों? इसे नागिन डांस भी कहते हैं। कौन सा डांस कहते हैं? नागिन डांस। आपने देखा होगी कुछ दो चार जो नागिनें होती है हर बारात के अंदर मिल जाएगी आपको, हर बारात के अंदर 2-4 नागिनें मिल जाएंगी जो कि है कि डांस करते करते, नागिन डांस करते करते डीजे के नीचे चली जाती है, और डीजे के नीचे चली जाती है तो 2-4 लड़के उसको पकड़ के बाहर खींचने के बाद जा बस बहुत हो गया डांस, लेकिन फिर वो जाती है, फिर खींचते हो, फिर जाती है, फिर खींचते हो।
तो ऐसी 2-4 जो आपको नागिन हर जो है कि बारात मंदोरी के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। ये वही कालबेलिया नृत्य है, लेकिन जो है कि अधीनस्थ बोर्ड ने, आरपीएससी बोर्ड ने थोड़ा उनका स्टैंड बदल दिया है। अब जो है कि इस नृत्य को कालबेलिया नृत्य या नागिन डांस नहीं कहा जाएगा। एक परीक्षा में पूछा गया था कि स्नेक चार्मर डांस दोस्तों, क्या पूछा गया था? स्नेक चार्मर डांस, स्नेक चार्मर डांस, थोड़ा वीआईपी तरीके से स्नेक चार्मर डांस, ठीक है। स्नेक चार्मर डांस नृत्य को बोल दिया गया दोस्तों, कालबेलिया नृत्य को। अच्छा ठीक है, अब क्या है इसके अंदर और क्या खास बात है? तो इस नृत्य को अनिवार्य रूप से दोस्तों, अगर जब भी ये नृत्य किया जाएगा तो अनिवार्य रूप से काले रंग की वेशभूषा, कौन सी? काले रंग की वेशभूषा आपको इस नृत्य के दौरान पहननी पड़ेगी, काले रंग की वेशभूषा। और इस समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जिसको कौन सा नृत्य है, कौन सा वाद्य यंत्र? पुंगी, या इसको क्या कहते हैं? बीन कहते हैं, पुंगी या बीन कहते हैं। हम लोगों ने वाद्य यंत्र पढ़ा था, तब अच्छे से पढ़ा था पुंगी और बीन के बारे में। तो ये थे आपके वाद्य यंत्र। अब वर्तमान में क्या है इस नृत्य के दौरान? वर्तमान में इस नृत्य के दौरान गीत बजाया जाता है दोस्तों। पहले तो पुंगी और बीन पे आधारित था, लेकिन वर्तमान में जो यह नृत्य है वह आपका गीत पर आधारित हो गया दोस्तों, गीत पर। अब इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? प्रमुख कलाकार दोस्तों, इस नृत्य के प्रमुख कलाकार, तो वह है आपके सबसे प्रमुख कलाकार है, वो उनका नाम है गुलाबो सपेरा दोस्तों। गुलाबो सपेरा इस नृत्य के प्रमुख कलाकार है, गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा कहां की निवासी है गुलाबो सपेरा? दोस्तों ये निवासी है आपके कोटड़ा। कहां की निवासी है? कोटड़ा। और कोटड़ा कहां है? अजमेर। कोटड़ा अजमेर की निवासी है। कोटड़ा हालांकि उदयपुर में भी है, लेकिन यह है अजमेर। कोटड़ा अजमेर की निवासी है गुलाबो सपेरा दोस्तों। 2016 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया दोस्तों। 2016 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनको जो है कि राजस्थान की सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं दोस्तों, उनका इनको धरोहर के संरक्षण के लिए, राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर के जो संरक्षण के लिए यूनेस्को ने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राजस्थान के जो सांस्कृतिक धरोहर है जितनी भी, उनका संरक्षण करने के लिए यूनेस्को ने इनको गुलाबो सपेरा जी को आपके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक बात है। और क्या खास बात है इसकी? तो और खास बात यह है कि वर्ष 2010 में आपके कालबेलिया नृत्य को, वर्ष 2010 में कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, या जो इसी को कहते हैं कि अमूर्त विश्व विरासत की अमूर्त जो सूची होती है उसके अंदर इसको सम्मिलित किया गया दोस्तों। राजस्थान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको जो अमूर्त विरासत है दोस्तों, ये मूर्त नहीं है, अमूर्त है, उसके अंदर इसको शामिल किया गया। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक बात है। ये कालबेलिया नृत्य है दोस्तों। ये गुलाबो सपेरा की एकमात्र और बात है, गुलाबो सपेरा की कौन सी एकमात्र बात है? तो यह जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर बाद एक बात की थी कि यह ब्रज किलित राजस्थान की एकमात्र कलाकार है जो ब्रज किलित वह मुकबलियत ब्रज किलित व मुकबलियत कलाकार है। ब्रज किलित का मतलब क्या है? खुद ही तो गाती है और खुद ही नाचती है दोस्तों। ब्रज किलित खुद तो गाएगी और मुकबलियत खुद तो गाएगी, खुद ही नाचेगी। एकमात्र राजस्थान की ऐसी कलाकार। हालांकि अब तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन फिर भी इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रज किलित व मुकबलियत कलाकार गुलाबो सपेरा कहां की निवासी? कोटड़ा अजमेर की। 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ब्रज किलित व मुकबलियत एकमात्र राजस्थान की कलाकार है। और जो है कि इनको राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आपके गुलाबो सपेरा जी को यूनेस्को के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आपकी जो कालबेलिया नृत्य है उसको 2010 में अमूर्त विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था दोस्तों।
अब है जो कि नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के कितने, हाँ एक बात और मैं लगता हूँ, राजस्थान के आपके 6 किले हैं जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, और जयपुर का प्रकोटा है, जंतर मंतर है आपके, ये इनको भी जो है कि आपके विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और केवला देव जो घना पक्षी विहार है उनको भी राजस्थान की जो आपके जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको भी किसके अंदर, विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया दोस्तों। तो ये था आपकी कालबेलिया जाति का नृत्य दोस्तों, गुलाबो सपेरा और जो है कोरड़ा अजमेर की निवासी थी। एक और जो कौन कौन से कलाकार और भी है इसके, एक है कंचन सपेरा दोस्तों। कौन है? कंचन सपेरा, ये प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों, कंचन सपेरा दोस्तों, कंचन सपेरा। एक है आपकी कमली, कौन है दोस्तों? कमली कंचन सपेरा, ये भी इसकी जो है कि आपके प्रमुख कलाकार है दोस्तों, कमली सपेरा, कंचन सपेरा। और एक लीला सपेरा, लीला सपेरा। एक और है दोस्तों राजसी, राजसी। और भी कलाकार है दोस्तों, लेकिन ये प्रमुख कलाकार है आपके गुलाबो सपेरा, कंचन सपेरा, लीला सपेरा, कमला और राजसी दोस्तों, ये इस नृत्य की प्रमुख कलाकार है। ये था आपके कालबेलिया नृत्य दोस्तों। और इसी के साथ में आपके राजस्थान की जो है जनजातियों की जो नृत्य है उनका विधि विधान से समापन होता दोस्तों। इसके बाद जो नृत्य है उनकी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।